नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है सहकार भारती मथुरा बैठक, संगठन विस्तार और स्वावलंबन। तो आज इसी लेख को थोड़ा गहराई से देखेंगे कि भाई मथुरा में जो सहकार भारती की मीटिंग हुई उसमें क्या बातें हुई, उनके इरादे क्या लगते हैं और उनकी रणनीति क्या है। खासकर वो आत्मनिर्भरता और रोजगार पर जो जोर दे रहे हैं उस पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करें। ये बैठक हुई थी मथुरा के एमकेडी स्कूल में। लेख में लिखा है कि अध्यक्षता राकेश शुक्ला ने की थी और सहकार भारती के जो प्रदेश मंत्री हैं सतीश चंद्र कठेरिया वो मुख्य अतिथि थे। सुनने में तो ये एक आम बैठक जैसी लगती है ना? लेकिन शुरुआत थोड़ी अलग थी शायद। हाँ, बिल्कुल। लेख में जो बात ध्यान खींचती है वो यही है कि कार्यक्रम शुरू कैसे हुआ। सहकार भारती के संस्थापक लक्ष्मण राव इनामदार जी, जिन्हें लोग वकील साहब भी कहते हैं, उनकी मूर्ति पर पहले माल्यार्पण हुआ, फिर दीप जलाया गया और उनकी जयंती पर उन्हें याद भी किया गया। तो ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है, ये दिखाता है कि संगठन अपने इतिहास, अपने मूल्यों को कितना महत्व देता है। एक तरह से ये उनके काम की दिशा दिखाता है कि प्रेरणा कहाँ से आ रही है। सही कहा आपने। ये जो सांकेतिक शुरुआत है ये अपने आप में काफी कुछ कह जाती है। अच्छा, अब आते हैं मुख्य अतिथि सतीश चंद्र कठेरिया के भाषण पर। लेख के मुताबिक उन्होंने कहा कि सहकार भारती जो है वो पुरानी परंपराओं को फिर से खड़ा करने के लिए समितियां बना रही है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। पुरानी परंपराएं और समितियां, क्या कनेक्शन है इसका? हाँ, यही बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है। बिल्कुल। लेख कहता है कि इन समितियों का मकसद है बेरोजगारों को रोजगार देना। तो देखिए, एक तरफ तो पुरानी परंपराओं को जिंदा करने की बात है और दूसरी तरफ एकदम आज की जरूरत यानी रोजगार। अब ये दोनों जुड़ेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। लेख ये तो साफ नहीं करता कि वो कौन सी पुरानी परंपराएं हैं, लेकिन अगर सहकारिता के संदर्भ में सोचें तो शायद ये पारंपरिक हुनर या सामुदायिक खेती या चीजों के लेन देन के जो पुराने तरीके होते थे उनकी तरफ इशारा हो। पर सवाल तो वही है, क्या आज के ज़माने में ये परंपराएं वाकई इतने बड़े लेवल पर रोजगार दे सकती हैं, या ये सिर्फ लोगों को एक तरह से जोड़ने का तरीका है। हाँ, ये सवाल तो है। लेख में कुछ और बताया है क्या इस बारे में कि ये समितियां काम कैसे करेंगी या किन सेक्टर्स में बनेंगी? कि संस्था जो है वो जनहित के कामों को प्राथमिकता दे रही है और ये काम सिर्फ मथुरा या आसपास तक ही नहीं है। कठेरिया जी ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन पूरे भारत में फैल रहा है। तो ये जो समितियों वाला मॉडल है, इसे शायद वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। पूरे भारत में विस्तार, ये तो काफी बड़ा लक्ष्य लगता है। इसका मतलब सिर्फ संगठन का साइज बढ़ाना है या इसके पीछे कोई और गहरी सोच है? नहीं, लेख के हिसाब से सोच तो बड़ी है। उनका कहना है कि लक्ष्य सिर्फ संगठन का आकार बढ़ाना नहीं है, बल्कि गांव हो या शहर, हर जगह लोगों को आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी और खुशहाल बनाना है। तो ये जो विस्तार है, ये एक जरिया है। असली मकसद लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना बताया गया है। और ये जाहिर है सहकारिता की जो मूल भावना है उससे जुड़ता है कि मिलजुल कर आगे बढ़ना है। तो बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चा हुई? लेख में जिक्र है ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और रोजगार सृजन का। ये तो खैर सहकारिता के जाने पहचाने मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सहकारिता आंदोलन के आप कह सकते हैं पारंपरिक क्षेत्र रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बात लेख में उभर कर आ रही है वो है संगठन का घोषित लक्ष्य कि सहकारिता का फायदा समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचाना है। ये अंतिम व्यक्ति वाली बात जरूरी है। ये दिखाती है कि उनका ध्यान समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ पर है। कोशिश ये है कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही न रह जाए, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके तक भी पहुंचे। हाँ, ये अंतिम व्यक्ति वाली बात ये जरूर अहम है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा दावा लेख में है, राष्ट्र निर्माण में सहकारिता की भूमिका को और मजबूत करना। ये राष्ट्र निर्माण वाली बात थोड़ी भारी लगती है। क्या समझें इसका? ये वाकई एक अहम बात है, आपने सही पकड़ा। लेख के मुताबिक सहकार भारती का विजन सिर्फ अपने सदस्यों का भला करना नहीं है, बल्कि वो सहकारिता को देश की तरक्की का एक मुख्य इंजन बनाना चाहते हैं। मतलब वो सहकारिता को सिर्फ एक इकोनॉमिक ऑप्शन की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे राष्ट्रीय प्रगति की जो कहानी है उसमें एक मुख्य किरदार की तरह पेश करने की कोशिश लगती है। जैसे कि सहकारिता सिर्फ बिजनेस नहीं, देश सेवा भी है, ऐसा संदेश देने का प्रयास दिखता है। सुनने में तो ये सब बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, बहुत बड़े प्लान्स हैं। लेकिन क्या सिर्फ नेताओं के बोलने से ये सब हो जाएगा?
बैठक में जो सदस्य मौजूद थे उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या रुख था? हाँ, लेख इस पर भी बात करता है। बताया गया है कि वहां जो सदस्य मौजूद थे उन्होंने इन बातों का पूरा समर्थन किया और मिलकर काम करने का वादा भी किया। ये बात अहम है क्योंकि देखिए, सहकारिता तो चलती ही सदस्यों की भागीदारी से है ना? लेख के अनुसार सदस्यों ने आने वाले कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। इससे लगता है कि ये सिर्फ ऊपर से दिए गए निर्देश नहीं है, बल्कि नीचे से भी एक तरह की ऊर्जा और सहमति दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेख में एक लाइन है जो शायद उनकी सोच को और साफ करती है। सहकार भारती का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार करना नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। ये हर वर्ग पर जो जोर है, ये क्या दिखाता है? हाँ, ये फिर से वही समावेशी नजरिए को दिखाता है जो हमने पहले डिस्कस किया कि विस्तार जो है वो साधन है, साध्य नहीं। असली लक्ष्य है आत्मनिर्भरता, और वो भी समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या आर्थिक पृष्ठभूमि का हो। लेख में एक जगह प्रवास शब्द का इस्तेमाल हुआ है। शायद इसका मतलब प्रगति या विकास से है कि इन कोशिशों से समाज और राष्ट्र का प्रवास यानी आगे बढ़ना होगा। तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक बराबरी लाने की कोशिश भी नजर आती है। कम से कम कागज पर तो यही लगता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इस मथुरा बैठक और लेख से सहकार भारती के बारे में क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, तस्वीर ये बनती है कि संगठन जमीनी स्तर पर यानी गांवों और कस्बों में समितियां बनाने पर बहुत जोर दे रहा है। ये उनकी मुख्य रणनीति लगती है अभी के लिए। और इन समितियों के जरिए वे जिसे पुरानी परंपराएं कह रहे हैं, उन्हें फिर से जिंदा करके आज की जरूरत यानी रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा परंपरा और आधुनिकता को मिलाने का एक दिलचस्प प्रयोग लगता है। और ये सब सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं है। एक तरफ तो जमीनी स्तर पर काम है और दूसरी तरफ पूरे देश में फैलने का प्लान और सहकारिता के जरिए समावेशी विकास हासिल करने का एक बड़ा सपना भी है। हाँ, बिल्कुल। संगठन का विस्तार अपने आप में लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है हर भारतीय को, चाहे वो गांव में हो या शहर में, सहकारिता के रास्ते आत्मनिर्भर बनाना। तो सहकारिता को सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव लाने वाले एक औजार की तरह देखा जा रहा है, जैसा कि लेख में बताया गया है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह है राष्ट्र निर्माण में सहकारिता की भूमिका को और मजबूत करने का संकल्प। ये एक बहुत बड़ा दावा है। लेख हमें ये तो बताता है कि ये उनका इरादा है, लेकिन ये होगा कैसे, इसकी कोई ठोस योजना का जिक्र नहीं है। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि सहकारिता को राष्ट्रीय तरक्की का एक मुख्य आधार बनाने के लिए वे क्या कदम उठाते हैं। क्या ये सिर्फ बातों तक ही सीमित रहेगा या वाकई जमीन पर कुछ बदलेगा? ये सवाल बना रहता है। और हाँ, वो पुरानी परंपराओं वाली बात, लेख बार बार इसका जिक्र करता है, पर ये साफ नहीं करता कि आखिर ये हैं क्या चीजें। तो ये सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाता है। आखिर वो कौन सी खास पुरानी परंपराएं हो सकती हैं जिनकी बात हो रही है, और क्या आज के समय में सच में उनसे रोजगार और आत्मनिर्भरता आ सकती है जैसा बैठक में कहा गया? कहीं ये सिर्फ लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक नारा तो नहीं? लेख हमें इसका जवाब नहीं देता, पर यह सवाल सोचने लायक जरूर है। तो आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। हमने सहकार भारती की मथुरा बैठक के बारे में जो जानकारी लेख में दी गई थी, उसे समझने और उसके अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की कोशिश की।